नमस्ते दोस्तों। आज से करीब 10 साल पहले जब पहली बार हमने अपने फोन पर ऐप खोल करके टैक्सी बुक करी थी, तब लगा था कि अरे वाह, क्या समय आ गया है। ओला और उबर ने शहरों में हमारा ट्रैवल बदल दिया। लेकिन आज 10 साल बाद मार्केट में एक नया प्लेयर उतरा है जो सिर्फ इन दोनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी राइड हेलिंग इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस नए प्लेयर का नाम है भारत टैक्सी और ये कोई आम स्टार्टअप नहीं है दोस्तों। यह है कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित सर्विस जिसे गृह मंत्री और कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने खुद लॉन्च किया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये कोऑपरेटिव मॉडल होता क्या है और क्यों इसे लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरी कहानी समझते हैं शुरुआत से। आइए जानते हैं कि भारत टैक्सी होता क्या है और ये कैसे काम करती है। गुरुवार को अमित शाह ने एनसीआर और गुजरात के कुछ हिस्सों में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया। असल में ये पायलट प्रोजेक्ट तो दिसंबर 2025 से ही चल रहा था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से रोल आउट कर दिया गया है। भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक कोऑपरेटिव है। इसका मतलब है कि ड्राइवर जो है ना, जिन्हें यहां साथी कहा जाता है, वो सिर्फ ड्राइवर नहीं, वो इस कंपनी के मेंबर हैं, शेयर होल्डर हैं और को ओनर हैं। वो अपनी लीडरशिप खुद चुनते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च के वक्त साफ कर दिया कि ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट ने बस इसे सपोर्ट किया है, असली मालिक तो इसके ड्राइवर्स हैं। अब बात करते हैं कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह की। जब अमित शाह गुजरात में कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर को रिवाइव करने के लिए बहुत बड़ा काम किया था। अमूल को और ज्यादा एक्सपेंड करना, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, ये सब कुछ उनके टाइम में काफी तेजी से हुआ था। पिछले 20 सालों में अमूल का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें उनकी भूमिका काफी अहम है। और अब जब वो केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने उसी अनुभव और समझ को दूसरे सेक्टर्स में भी लागू करने की सोची है। और यही सोच है भारत टैक्सी के पीछे। असल में दोस्तों, कोऑपरेटिव मूवमेंट कोई नई बात नहीं है भारत में। ये तो हमारे देश की रगों में बसा हुआ है। जब हम कोऑपरेटिव की बात करते थे, तो उनका मतलब होता था कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां कंपनी के मालिक वो लोग होते हैं जो उस बिजनेस में काम करते हैं। ये ना तो किसी एक बड़े कैपिटलिस्ट का बिजनेस होता है, ना ही किसी विदेशी इन्वेस्टर का। ये होता है उन लोगों का जो रोज मेहनत करके पैसा कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में क्या ये सच में काम करता भी है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है अमूल। अमूल की कहानी सुनकर के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोऑपरेटिव मॉडल की ताकत क्या होती है। सन 1946 की बात है। गुजरात के आणंद जिले में दूध बेचने वाले किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी। बीच में दलाल और कंपनियां इतनी मार्जिन काट लेती थी कि किसानों को उनके दूध की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीज कुरियन जैसे विजनरी लोगों ने मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। इसमें किसान खुद मेंबर बने, खुद शेयर होल्डर बने और फैसले भी खुद लिए। धीरे धीरे ये छोटी सी कोऑपरेटिव बढ़ती गई और आज अमूल दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव है। अमूल सिर्फ दूध नहीं बेचता, बल्कि घी, बटर, चीज, आइसक्रीम, चॉकलेट, पनीर, लस्सी और ना जाने क्या क्या प्रोडक्ट बेचता है। आज अमूल का टर्नओवर हजारों करोड़ में है और इसके मालिक कोई बिलियनियर नहीं है, बल्कि लाखों किसान हैं जो रोज सुबह अपनी गायों और भैंसों का दूध निकाल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाते हैं। अमूल की सफलता सिर्फ इकलौती कहानी नहीं है दोस्तों। भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट ने कई सारे सेक्टर्स में कमाल कर दिखाया है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी IFFCO को ही ले लीजिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव में से है जो यूरिया, NPK और दूसरे फर्टिलाइजर्स बनाती है। इसके मालिक भारत के किसान हैं जो अपनी खेती के लिए खाद खरीदते हैं। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां शुगर इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा कोऑपरेटिव शुगर मिल्स चलाती हैं। साउथ इंडिया में भी ऐसे ही मिले हैं। मतलब साफ है कि कोऑपरेटिव सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक प्रूवन मॉडल है जिसने भारत में दशकों से काम किया है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत टैक्सी का मॉडल जीरो कमीशन वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई कमीशन नहीं है इसमें। ओला और उबर पर तो ड्राइवर को हर राइड पर एक बड़ा हिस्सा कमीशन के रूप में प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है। कभी कभी ये कमीशन 30 से 35% तक पहुंच जाता है। लेकिन भारत टैक्सी पर कोई कमीशन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं है, कोई भी सर्च प्राइसिंग नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। मतलब जो पैसा कस्टमर देता है वो सीधे ड्राइवर की जेब में जाता है। अब सोचो कि एक ड्राइवर के लिए कितनी बड़ी बात है, इसकी इनकम सीधे सीधे 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब सिर्फ पैसे की बात नहीं है दोस्तों, भारत टैक्सी ने अपने ड्राइवर्स को कई और सुविधाएं भी दी हैं। इसमें हर साथी को 5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। इसके फैमिली को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये वो चीजें हैं जो गिग वर्कर्स के लिए बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन अक्सर नहीं मिलती। प्लेटफॉर्म पर अभी 150 महिला ड्राइवर्स भी हैं जिन्हें साथी दीदी कहा जाता है। और 3 साल में भारत टैक्सी का प्लान है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक के
पूरे देश में इसे रोल आउट कर दिया जाए। अब जरा नंबर्स की बात कर लेते हैं। पायलट फेज में ही भारत टैक्सी ने 2.5 लाख ड्राइवर्स को ऑनबोर्ड किया है। इसमें कार, ऑटो और बाइक शामिल हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही 8.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स ने रजिस्टर किया है। रोज के 10,000 राइडर्स पूरी हो रही हैं। मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक अब तक करीब 10 करोड़ रुपए सीधा ड्राइवर्स को दिए जा चुके हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अभी तक 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। अब ये नंबर ओला उबर के मुकाबले अभी बहुत छोटा है, क्योंकि वो 10 साल में मार्केट में है और उनके 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। रैपिडो ने पिछले साल बताया कि वो रोजाना 33 लाख राइडर्स करवा रहे हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, भारत टैक्सी अभी शुरुआत में है। अगर इसे सरकारी सपोर्ट मिलता रहा और कोऑपरेटिव मॉडल सही से काम करता रहा तो ग्रोथ तेज हो सकती है। हाँ, तो अब प्राइसिंग की बात करें तो एक क्विक कंपैरिजन से पता चलता है कि दिल्ली में भारत टैक्सी के फेयर उबर से कम है, ओला और रैपिडो के काफी नजदीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत टैक्सी पर कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं है। जब ओला उबर पर पीक आवर्स में 1.5 गुना या 2 गुना फेयर लगता है, तब भी भारत टैक्सी की कीमतें वही रहती हैं। तो कस्टमर के लिए भी ये फायदेमंद है। अब आते हैं रिएक्शंस पर। उबर और ओला ने अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है। हालांकि एक उबर एग्जीक्यूटिव ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि उनकी कंपनी अलग अलग सर्विसेज देती है और टेक इनेबल्ड सपोर्ट सिस्टम, कस्टमर सर्विसेज और ग्रीवेंस रिड्रेसल में वो बेहतर है। लेकिन रैपिडो ने वेलकम किया भारत टैक्सी को। उन्होंने कहा है कि ये मोबिलिटी सेक्टर में एक नया ऑप्शन जोड़ता है और सास बेस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ बढ़ने का संकेत देता है। रैपिडो खुद भी पिछले 2 सालों में कमीशन फ्री मॉडल पर शिफ्ट हो चुका है। कैब एग्रीगेटर यूनियंस ने तो खुलकर के भारत टैक्सी का स्वागत किया है। इसमें इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के शेख अलाउद्दीन ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है जो एक्सप्लॉयटेटिव कमीशन बेस्ड मॉडल को खत्म कर सकता है। पहली बार ड्राइवर्स को ओनर माना जा रहा है, ना कि सिर्फ गिग वर्कर। अब बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत टैक्सी की एंट्री से प्राइस वॉर शुरू हो सकती है। जब एक प्लेयर 0 कमीशन और नो सर्ज के साथ आ जाए तो दूसरों को भी अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को दोबारा से सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि ओला और उबर अपने कमीशन कम करें, सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ज्यादा फोकस करें या फिर ड्राइवर्स को और इंसेंटिव्स दे दें। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कुर्बान कर पाएंगे। आखिर वो प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट को रिटर्न भी देना होता है। लेकिन भारत टैक्सी को ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव है। यहाँ प्रॉफिट सीधे सीधे मेंबर्स पर जाता है, किसी विदेशी इन्वेस्टर पर नहीं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत टैक्सी टेक्नोलॉजी और कस्टमर एक्सपीरियंस में ओला उबर को टक्कर दे पाएगी। उबर की ऐप बहुत स्मूथ है, उनका सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है, ट्रैकिंग और पेमेंट सब कुछ सीमलेस है। भारत टैक्सी को भी इन चीजों में कॉम्पिटिटिव बनना होगा। तीसरी बात स्केल की है। 3 साल में पूरे देश में फैलना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग और ऑपरेशन एफिशिएंसी की जरूरत होती है। चौथी बात, कोऑपरेटिव को सही तरीके से चलाना भी एक बड़ा चैलेंज है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी इसमें वक्त लगता है और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। अमूल और IFFCO जैसी कोऑपरेटिव्स सक्सेसफुल हुई क्योंकि उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था। भारत टैक्सी को भी वैसा ही मजबूत स्ट्रक्चर बनाना होगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि सरकार का बिजनेस में दखल देना सही नहीं है, कैपिटलिज्म को काम करने देना चाहिए। लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया है कि ये सरकारी बिजनेस नहीं है, ये कोऑपरेटिव है। गवर्नमेंट ने साफ सुविधा दी है, मालिक तो ड्राइवर्स हैं। और अगर किसी को भी इस मॉडल पर शक है तो बेहतर है कि थोड़ा इंतजार करें, सक्सेस या फेलियर देख लें। कोऑपरेटिव मूवमेंट ने भारत में कई बार साबित किया है कि ये कैसे काम करता है। अमूल उसकी जिंदा मिसाल है। अगर टैक्सी सेक्टर में भी यही सफलता मिलती है तो ये गेम चेंजर होगा। तो दोस्तों, भारत टैक्सी की कहानी अभी शुरू ही हुई है। ये ओला उबर के लिए चुनौती भी है और इंडस्ट्री के लिए एक नया रास्ता भी है। अगले 3 साल में इसे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या ये अमूल की तरह सफल होगी? क्या ड्राइवर्स को वाकई में बेहतर जिंदगी मिलेगी? क्या कस्टमर्स को सस्ती और बेहतर सर्विसेज मिलेंगी? वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट भारत में जिंदा है और अब ये मोबिलिटी सेक्टर में भी अपनी दस्तक दे चुका है। तो बस देखते रहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।